गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उसमें से लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पनबिजली यानी जल विद्युत, ये सब जो हम लोग बेसिक रूप से जानते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है क्या। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, जो नाभिकीय रिएक्टर से जो एनर्जी निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्षों से जीवाश्म ईंधनों के अधिकाधिक प्रयोग से उनकी बहुत अधिक मात्रा उपयोग में लाई जा चुकी है। तो हम लोग वर्षों से क्या जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का प्रयोग करते हुए आए हुए हैं, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में इसकी उपयोग में ला चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा उपयोग हो चुकी है। जीवाश्म ईंधनों की जलाने से बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो पर्यावरण जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो उसमें से जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रयोग से ही ये पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। उसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ही हुआ है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। तेल की बढ़ती कीमतों में भी उनकी उपलब्धता कम हो जाने की ओर इशारा करती है। तो ज्यों ज्यों हम देख रहे हैं आज हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ठीक है, सीएनजी गैस, नेचुरल गैस यानी हम लोग का एलपीजी गैस, सभी जो गैसों का दिनों दिन हम लोगों का दामों में वृद्धि हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो ये पता चलता है कि हम लोगों का प्राकृतिक जो यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि कोयला, ये पेट्रोलियम पदार्थ में हम लोग डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इस सब का जो आज प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी की उपलब्धता में कमी की ओर इशारा करता है। तो कोई भी चीज़ का देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जितना मात्रा में मतलब डिमांड ज़्यादा होता है और उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसकी दाम सौ बढ़ जाती है। यानी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, मात्रा कम होती है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस आज दिनों दिन इसका दाम में वृद्धि से हमें ये अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देती है कि ये जो पृथ्वी में जो हमारे हम जो पाते हैं प्राकृतिक गैस या तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब की मात्रा में कमी आने लगी है। अतः गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, तो हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को तत्काल उपयोग लाने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी जीवाश्म ईंधनों की ऊर्जा के स्रोत को जब कमी आ रही है, तो हमें किस ओर आगे बढ़ाना चाहिए? हमें गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो कि अचानक परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस सब खत्म हो जाए, उसके बाद हम अचानक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पे आ भी नहीं सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अचानक चरमरा जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जाने कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से किसका ज़्यादा बढ़ावा देना है, तो इन सभी का। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर सेल, सोलर एनर्जी, फिर ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सबको
जल विद्युत ऊर्जा, इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा से विकिरित ऊर्जा यानी किरणें से सौर पैनल द्वारा अवशोषित होकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा को उपयोग घरों और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था करने, जल गर्म करने, जल से लवण को अलग करने यानी विलवीकरण, फसलों को सुखाने और खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो इतना सारा उपयोग, सोच रहे हो कितना सारा उपयोग है। सोलर जो पैनल लगाया जाता है उसमें तुम लोग देखे होंगे, सोलर सेल, सोलर प्लेट, उसमें क्या उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग घरों और सड़कों पर प्रकाश करने की व्यवस्था यानी बल्ब जलाने की व्यवस्था, जल गर्म करने की, जल से नमक अलग करने की तरीका, ठीक है, फसल सुखाने, खाना पकाने, ऐसे विभिन्न उपयोग हम लोग करने लगे हैं। इतने सारे किया जा सकता है। अब आगे देखो कि प्रकाश वोल्टियो प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल देती है। तो प्रकाश का जो सौर का जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको वोल्टियो टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत के रूप में कन्वर्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में दिन में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने के कारण बड़े पैमाने पर सौर सेल ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। तो जितने भी उष्णकटिबंधीय देश हैं जहाँ पर बड़ा दिन होता है और दिन भर ज़्यादा धूप रहता है, वैसे प्रदेशों में सोलर सेल के द्वारा अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को उत्पादन किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और प्रदूषण मुक्त एनर्जी है यानी ऊर्जा के स्रोत है, किंतु इसका पूरे वर्ष उत्पादन नहीं किया जाता तथा इसके उत्पादन पर व्यय भी काफ़ी होता है। तो जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसी के आधार पे जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, उत्पादन जो होता है वो कम होने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं मानसून के समय या बरसात के मौसम में क्या होता है कि अभी सूर्य प्रकाश बहुत कम दिखता है। ठीक है, यानी सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। अभी के मौसम में मान के चलो कि जिस मौसम में हम लोग ये सब देखते हैं कि बारिश के मौसम में बादल छाए हुए रहते हैं, तो मतलब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सोलर सेल के द्वारा एनर्जी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे हम लोग प्रकाश या तो भोजन बनाने के लिए जो उसका एनर्जी का स्रोत को कन्वर्ट करते हैं सोलर प्लेट के द्वारा, ये नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दे रहे कि ऐसे एनर्जी का हम लोग साल भर उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब धूप देता है उसी समय उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस समय क्या किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना चाहिए। इस समय यानी ऐसी परिस्थिति में जब मौसम खराब रहता है, जब सोलर एनर्जी काम नहीं करता है, यानी सोलर प्लेट धूप नहीं होने के कारण जब एनर्जी नहीं दे पाती है, ऐसी परिस्थिति में हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त मतलब एनर्जी को ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही प्रयोग में लाना चाहिए। फिर भी हमें बहुत सारे एनर्जी का बचत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मुक्त ऊर्जा स्रोत है, किंतु पूरे वर्ष पर इसे उत्पादन नहीं किया जाता है। तो तुम लोगों को पता चल गया कि पूरे साल भर इसे क्यों उत्पादन नहीं, इसके उत्पादन पर व्यय भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो उत्पादन ज़्यादा करोगे इसमें व्यय भी ज़्यादा होता है। अब आगे देखो पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी। पवन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो जिस प्रकार सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उसी प्रकार पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग खदानों को पीसने, कुएं से पानी निकालने, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो जितने प्रकार सौर ऊर्जा से किया जाता है उसी प्रकार पवन ऊर्जा से भी किया जाता है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पवन लगातार तीव्र गति से बहता है रहता है, पवन फार्म या पवन चक्कियों के समूह देखे जा सकते हैं। तथापि समय तीव्र और स्थान के अंतर के कारण से उपयोग में समस्याएं हैं। पवन फार्म मुख्य रूप से नीदरलैंड,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और स्पेन में पाए जाते हैं। तथा दक्षिणी भारत में जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा के प्रमुख हैं। तो दक्षिण भारत में जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस सब में पवन ऊर्जा होता है। और उधर पश्चिमी भारत में हम लोग देखने जाएं तो गुजरात, महाराष्ट्र में, तो दो एक राष्ट्र है जिसमें पवन ऊर्जा उत्पादन की। क्योंकि इंडिया का भी हर स्टेट में पवन ऊर्जा पॉसिबल नहीं, वैसे क्षेत्र में जहाँ लगातार पवन का गति थोड़ा स्पीड गति से बहने लगता है, वैसे क्षेत्र में ही पवन ऊर्जा हमारे झारखंड जैसे प्रदेशों में, बिहार जैसे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में पवन ऊर्जा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो हवा बहने का गति है ये बहुत ही स्लो होने के कारण यहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। यानी जितने भी तटीय प्रदेश हैं हमारे भारत में, ठीक है, जितने भी तटीय प्रदेश हैं इन सभी पर ही पवन ऊर्जा पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पर लगभग सालों भर क्या कहते हैं, हवा बहते रहता है। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख राज्य हैं कहाँ जहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, उस सब राज्य के बारे में यहाँ पर देखो दिया हुआ है। अब विश्व के जो प्रमुख देश हैं वो है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और स्पेन जैसे प्रमुख देश हैं जहाँ पर विंड एनर्जी का उत्पादन होता है। अब देखो नाभिकीय ऊर्जा, ये तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम एक मेटल है और थोरियम जैसे नाभिकीय खनिजों से किया जाता है। ठीक है, ये रेडियोधर्मी खनिज, ये जो रेडियो एक्टिविटी में मिनरल्स है अपने परमाणु से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके परमाणु में नाभिकीय ऊर्जा का भंडारण संग्रहित होता है। तो ये तो हर जगह पॉसिबल होता नहीं है। जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर ये मतलब मटेरियल ये रहेंगे हम लोगों का, ये जो ये मिनरल्स, तो उसमें से यूरेनियम और थोरियम, तो इसका भी जहाँ इसके खान में यानी इसका जो माइनिंग होता है यूरेनियम और थोरियम का, वहाँ से निकालने के बाद इससे बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकाला जाता है। यानी हम क्या समझे कि ये हम हर जगह यूरेनियम और थोरियम जैसे न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर जो मिनरल्स है इस पर उत्पादन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ विशेष स्थान चाहिए और इसकी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। किसकी? यूरेनियम और थोरियम। उसके बाद इसको रिएक्शन कराया जाता है। किसको? यूरेनियम और थोरियम को रिएक्शन कराने के बाद उसमें निकलता है एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉसिबल हर जगह नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसमें एनर्जी निकाला जा सकता है और बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम एरिया पे इसका मतलब एनर्जी उत्पादन करके उसका सप्लाई किया जाता है। लेकिन कुछ न कुछ ऊर्जा उत्पादन होने के कारण इसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोरियम जैसी खनिजों में जब परमाणु विखंडन होता है, तो देखो थोरियम जैसे खनिजों में जब परमाणु का विखंडन होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपीय देशों में नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो उधर देखो यूएसए, कनाडा, जापान और यूरोपीय देश, यानी उधर हम लोग यूरोपीय देश में फ्रांस, लंदन मतलब इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, ये सब जो डेवलप्ड कंट्री वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, भारत में झारखंड और राजस्थान के अलावा अरावली क्षेत्र यूरेनियम के सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो भारत में कुछ कुछ झारखंड में भी यूरेनियम पाए जाते हैं और मुख्य रूप से थोरियम मुख्य रूप से केरल के मालाबार तट में पाया जाता है, जो भारत में तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापाड़ा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, ठीक है, जो कोटा में है, केगा कर्नाटक और कुडनकुलम तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो भारत के इतने जगह पर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता
है भारत में। एक तारापुर, ठीक है, तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत है। कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापारा गुजरात, फिर रावत भाठा, यहाँ पर देखो रावत भाठा जो कोटा राजस्थान में है, केगा कर्नाटक और कुडनकुलम तमिलनाडु महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत। क्या पढ़ने वाले हैं? भूतापीय